बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी जो हम इंटरनेशनल लॉ में टॉपिक करेंगे वो है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, पास एग्जाम्स में भी आते रहे। तो ये हम करेंगे, डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं, हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो जो पहला सोर्सेज हम इसको डिवाइड करते हैं इंटू टू सोर्सेज, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज, या इसको प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स भी कहते हैं। तो डायरेक्ट सोर्स में हमारे पास हैं ट्रीटीज़ हैं, कस्टम्स हैं एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं। तो अभी हम इनमें स्टेप वाइज एक एक को पढ़ेंगे आगे, क्योंकि ट्रीटीज़ को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, फिर कस्टम डिवाइड होता है, फिर हर चीज़ फर्दर डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं ट्रीटीज़। अब ट्रीटीज़ बेसिकली मुआहदे को कहते हैं। जब भी दो या मोर देन टू स्टेट्स आपस में कोई मुआहदा करती हैं विच इज़ गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल लॉ, तो उसको ट्रीटीज़ कहते हैं। अब ट्रीटीज़ को हमने डिवाइड किया हुआ है दो में, एक लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ है और एक ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स है। अब लॉ मेकिंग ट्रीटी में हम देखते हैं कि लॉ मेकिंग ट्रीटी का फ़ायदा क्या है। जिस तरह एक स्टेट के अंदर लेजिस्लेशन होती है, वो लॉ बनाती है, इसी तरह ट्रीटीज़ जो है वो इंटरनेशनल लॉ को बनाने में हेल्प देती हैं। तो इनका रोल सेम एज लेजिस्लेशन है। जिस तरह स्टेट के अंदर लेजिस्लेशन होती है, इंटरनेशनल अरीना में ट्रीटीज़ होती हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि ट्रीटीज़ की वजह से इंटरनेशनल लॉ जो अडॉप्ट होता रहता है। मीन्स कि अगर ट्रीटीज़ नहीं होंगी तो इंटरनेशनल लॉ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को या न्यू जो दुनिया में चेंजेस आ रही हैं उसको अडॉप्ट नहीं होगा। मीन्स हम 17, 18, 19, 20, 21st सेंचुरी को अगर देखते हैं तो हर सेंचुरी के अपने इश्यूज थे और हर सेंचुरी में अपने प्रॉब्लम्स आ रहे थे, और हर सेंचुरी में जो था इंटरनेशनल लॉ अडॉप्ट होता गया टू द न्यू सर्कमस्टांसेस। तो अडॉप्ट कैसे होता गया, वो ड्यू टू ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटीज़ होता गया। ट्रीटीज़ का फ़ायदा क्या, ये आपको जो लॉ देती है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस के होते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास है यूएन चार्टर। तो ट्रीटीज़ जो होती हैं वो आपको यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस के लॉज देती हैं। मीन्स की ट्रीटी में जो लॉ बनता है वो हर स्टेट उसको एक्सेप्ट करती है। यूएन चार्टर बना तो ट्रीटीज़ थी, सब ने उसको कंसेंट अपना दिया, फिर उसको हर किसी ने फॉलो किया। तो लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ जो है ये लॉ बनाने में हेल्प देती है। जो दूसरा पार्ट है इसका वो है, हम देखते हैं इसको, ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स। हमने देखा था ट्रीटी दो किस्म की थी, लॉ मेकिंग ट्रीटीज एंड ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है जब 2 और मोर स्टेट्स बनाती हैं, कोई आपस में ट्रीटी बनाती है, मीनो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं होता, तो वो ट्रीटी उन्हीं दो पे बाइंडिंग होती है। या जितनी स्टेट, मतलब अगर 10 स्टेट्स ने साइन नहीं किया है तो वो ट्रीटी उन्हीं 10 पे अप्लाई होगी, ओवरऑल द वर्ल्ड हो सब पे एक्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स है। जो नेक्स्ट डायरेक्ट सोर्स ऑफ लॉ है वो है कस्टम्स। तो कस्टम्स को हम बेसिकली पढ़ेंगे और कस्टम और यूजेज में डिफरेंस देखेंगे। इनमें जो डिफरेंस है, कस्टम जो है वो फाइनल स्टेज है, मीन्स, और यूजेज इनिशियल स्टेज है। मीन जब इनिशियल स्टेज में कोई कस्टम होगा तो उसको यूजेज कहेंगे। मीन्स सोमालिया, इथोपिया में या किसी पेरिफ्री में, हमारे इवन के प्रोविंसेस में हर डिस्टेंस के बाद कल्चर चेंज होते हैं, तो वो इनिशियल फॉर्म ऑफ कल्चर, उसको यूजेज कहते हैं। और कस्टम जो होता है वो तब होता है कि जब एक स्टेट उसको अप्लाई करने लग जाए। मीन यूजेज को स्टेट की विल नहीं होती, यूजेज इनिशियल स्टेज में होता है, उसको स्टेट प्रैक्टिस नहीं करती। जिस तरह आप देखें फेमिनिज्म था या ह्यूमन राइट्स थे, तो फेमिनिज्म जब इनिशियल स्टेजेस में था तो इट वाज यूजेज, फिर उसके बाद उसको स्टेट्स ने अपनी पॉलिसीज में इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट कर दिया, तो वो कस्टम बन गया। अभी दुनिया में हर जगह फेमिनिज्म को प्रमोट किया जाता है। फिर लॉन्ग ड्यूरेशन है, यूजेज जो है वो इनिशियल फॉर्म होती है तो उसका इतना ड्यूरेशन लॉन्ग नहीं होता, जबकि कस्टम जो होते हैं तो लॉन्ग ड्यूरेशन होता है और काफ़ी लंबे अरसे तक जब रहते हैं तब वो कस्टम बनते हैं। जो कस्टम्स होते हैं वो बाइंडिंग नेचर है। मीन्स के कस्टम जो है वो बाइंडिंग नेचर है। जिस तरह जीनोसाइड है, वॉर क्राइम्स हैं, ये पूरी दुनिया में इनको बुरा समझा जाता है और गलत कहा जाता है, तो इसलिए वो बाइंडिंग नेचर होती है कि स्टेट्स उनके खिलाफ काम करती हैं, एक्ट करती हैं। तो कस्टम जो भी होगा वो स्टेट्स के बाइंडिंग नेचर होगी, जबकि यूजेज इज नॉन बाइंडिंग नेचर। फोर्स ऑफ लॉ का ये मतलब है कि जब एक स्टेट किसी चीज़ को प्रैक्टिस करने लग जाती है तो उसको स्टेट की विल मिल जाती है, उसको फोर्स ऑफ लॉ कहते हैं। तो कस्टम हैज़ फोर्स ऑफ लॉ, यूजेज डज नॉट हैव अ सोर्स ऑफ लॉ। कस्टम में इसको जनरल एक्सेप्टेंस दी जाती है, मतलब दुनिया पूरी में जो कस्टम है, जिस तरह ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इसको हर जगह बुरा समझा जाता है, इसको हर कोई बुरा कहता है, तो ये कस्टम है। जब यूजेज इनिशियली फॉर्म है, ये कस्टम में नहीं आती है हमारे पर। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। जो थर्ड सोर्स ऑफ लॉ था दैट वाज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। जनरल प्रिंसिपल लॉ में हम देखते हैं प्रिंसिपल एक्सेप्टेड इन इंटरनेशनल लॉ एंड दीज प्रिंसिपल वर इन डिफरेंट सिविलाइजेशन। मीन्स कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ वो प्रिंसिपल्स हैं जो डिफरेंट सिविलाइजेशन, जिसमें रोमन्स थे, ग्रीक्स थे, मुस्लिम्स थे, एथेंस थे, इन हर सिविलाइजेशन में कुछ प्रिंसिपल्स रहे हैं
जिस तरह लॉज ऑफ वार रहे हैं, लॉज ऑफ पीस रहे हैं हमारे पास, लॉज ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर रहे हैं, चिल्ड्रंस के राइट्स रहे हैं, वुमेन के रहे हैं, तो वो एग्जिस्ट करते रहे हैं। तो वो प्रिंसिपल जब रिपीटेड सिविलाइजेशन में थे और उनको इंटरनेशनल लॉ ने फिर एक्सेप्ट एज इट इज किया, तो वो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो है, दिट इज अ थर्ड सोर्स ऑफ डायरेक्ट सोर्स। अब हम आ जाते हैं इनडायरेक्ट सोर्स और सेकेंडरी सोर्सेज। इनडायरेक्ट सोर्सेज में जो पहला दैट इज डिसीजन ऑफ जुडिशियल एंड आर्बिट्री ट्रिब्यूनल, सेकेंड इज ज्यूरिस्टिक और थर्ड इज डिसीजन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। पहले को डिसीजन ऑफ जुडिशियल ट्रिब्यूनल एंड आर्बिट्री ट्रिब्यूनल। अब आर्टिकल 59 ऑफ आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात कहता है कि जो भी डिसीजन आईसीजे आपको देगा वो पार्टीज ऑफ कंसर्न पे एप्लीकेबल होगा। मीन्स अगर दो स्टेट्स में इशू चल रहा है या उनके झगड़े आपस में, तो जो भी डिसीजन होगा वो उन दो पे अप्लाई होगा, सब पे नहीं होगा। अगर उन दो पे अप्लाई होता है और उनसे एक स्टेट उसको एक्सेप्ट नहीं करती, तो देन देयर इज आर्टिकल 94 ऑफ यूएन चार्टर कि जो अफेक्टेड पार्टी होगी वो चल जाएगी सिक्योरिटी काउंसिल के पास और सिक्योरिटी काउंसिल उसको डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेगी। और इम्पोर्टेंट बात है, जो एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ आईसीजे है वो बाइंडिंग नहीं है, दैट इज ओनली एडवाइजरी ओपिनियन। जो जिसकी जजमेंट है वो बाइंडिंग है। तो इसमें आर्टिकल 59 याद रखना है कि जो डिसीजन होगा वो पार्टीज ऑफ कंसर्न पे या पार्टीज ऑफ डिस्प्यूट पे एप्लीकेबल होगा। और आर्टिकल 94 हम देखेंगे। जो आर्बिट्री ट्रिब्यूनल होता है इसके डिसीजन को हम अवार्ड कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज में अक्सर आता है कि व्हाट इज अवार्ड या ऑल ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द डिसीजन ऑफ आर्बिट्री ट्रिब्यूनल कॉल्ड, तो अवार्ड उसमें आ जाता है। दूसरा ये होता है, ये भी बाइंडिंग नेचर है, आपने इसको एक्सेप्ट करना होता है। थर्ड इज इसमें सिर्फ ये होता है कि जो आपका आर्बिट्रेटर होता है वो कंसेंट ऑफ पार्टीज की अपॉइंट किया जाता है। मीन्स के दो पार्टीज ने वो थर्ड बंदे को बनाएंगी तो उनका कंसेंट लिया जाएगा कि आप किसको बना सकते हो, जबकि कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप अपनी मर्जी के जजेस नहीं रख सकते हो। और दूसरा ये लीगल बेसिस पर डिसीजन नहीं होता, इट इज़ अ डिप्लोमेटिक डिसीजन। ये डिप्लोमेटिक डिसीजन होता है और ये पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक बेसिस पे इश्यूज को सॉल्व करता है कि दो स्टेट्स का जो इशू होता है उसको ये डिप्लोमेटिकली सॉल्व करता है, ये लीगल बेसिस पे नहीं होता, इसलिए ये फ्लेक्सिबल होता है। जबकि कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो होता है वो रिजिड होता है। फिर है ज्यूरिस्टिक वर्क, हम देखते हैं इसमें हमने सेकंड ज्यूरिस्टिक वर्क। ज्यूरिस्टिक वर्क के बारे में कहते हैं जितने स्कॉलर्स ने वर्क किया उसको ज्यूरिस्टिक वर्क कहते हैं। दैट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लॉ बट इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो ज्यूरिस्टिक वर्क हम देखते हैं डिफरेंट हॉब्स था, ऑस्टन था, ओपनहीम था, इन सब ने मिलकर काम किया है, चार्ल्स वेक था, लेकिन ये इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है। इट इज इंक्लूडेड इन इंटरनेशनल लॉ। थर्ड इज डिसीजन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स। अब हम ये देखते हैं आईसीजे में एक रूलिंग है कि जब दो पार्टीज आपस में किसी बात पे एग्री हो जाएं तो आईसीजे उस पर जजमेंट नहीं देता। तो वो एक है कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करे, काजी वाली बात है कि जब दोनों आपस में एग्री होंगे तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं उस पर वो अपनी जजमेंट नहीं देंगे हमें। तो ये हमारे पास सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैं। इसमें प्राइमरी सोर्स की बात की जाए, डायरेक्ट सोर्स या सेकेंडरी सोर्स या इनडायरेक्ट सोर्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 38 ऑफ आईसीजे जो है उसके अंदर 5 चीज़ें इंक्लूड हैं। अगर आपसे एग्जाम में आ जाएगा कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 38 ऑफ आईसीजे, तो उसमें हमारे पास आप देखेंगे उसमें एक ट्रीटीज है, एक कस्टम है, एक जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है, फिर इनडायरेक्ट सोर्सेज में ज्यूरिस्टिक वर्क है और डिसीजन ऑफ, ये दो हैं। मीन्स कि हमारे पास आर्टिकल 38 में 5 चीज़ें आ जाएंगी। पहला आ जाएगा हमारे पास ट्रीटीज, दूसरा कस्टम, तीसरा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एक्सेप्टेड बाय सिविलाइज्ड नेशन, फोर्थ डिसीजन ऑफ जुडिशियल एंड आर्बिट्री ट्रिब्यूनल एंड फिफ्थ इज ज्यूरिस्टिक वर्क। ये पांचों जो हैं ये मिल के हमारे पास आर्टिकल 38 ऑफ आईसीजे बनाती हैं। मीन्स अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 38 ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो आपने ये पांचों को लिखने हैं। इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।